जय हिंद। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। आज मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लेके आया हूं डॉक्टर रजनीश कुमार के सेट से। उम्मीद करता हूं आपने इसका प्रीवियस जितने भी प्रैक्टिस सेट मेरे द्वारा करवाए गए हैं आपने देखे होंगे। नहीं देखा है आपने तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा, आप जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में कराऊंगा और इसका जो कट ऑफ होगा वो 101 रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप सब इसको टच करेंगे इस कट ऑफ को और ज़्यादा इससे भी ज़्यादा परफॉर्म करेंगे। अच्छा, कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को भी शेयर करिए। चलिए, प्रैक्टिस सेट हमारा 13 का यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। शतपथ ब्राह्मण किससे जुड़ा है? गाइस, शतपथ ब्राह्मण की बात कर ले, ये देखिए यजुर्वेद से जुड़ा है। ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तैत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, अरण्यक तथा बृहदारण्यक ब्राह्मण जो है ये यजुर्वेद से सारे जुड़े हुए जो है रचनाएं हैं। 2 नंबर, वैशेषिक दर्शन शाखा के रचनाकार कौन है? गाइस, इसके रचनाकार हैं कजादुल उलुक। बी हमारा सही हो जाता है। नंबर 3 देखते हैं। जैन धर्म के अंतिम या 24वें तीर्थंकर और इस धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर का प्रतीक क्या है? देखिए, महावीर का प्रतीक जो है सिंह है। ठीक है ना, सी हमारा करेक्ट होगा। नंबर 4, निम्बार्क संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? देखिए, निम्बार्क संप्रदाय जो है वैष्णव धर्म से रिलेटेबल है, तो ए हमारा यहाँ सही हो जाता है। नंबर 5, पाटलिपुत्र पटना नगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? गाइज, इसके स्थापना का श्रेय जो है देखिए उदयन को दिया जाता है। राइट, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उदयन जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना ये करा था और इसने अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित भी करी थी। 6 नंबर, अशोक का अशोक नाम किस शिलालेख में मिलता है? देखिए, अशोक का अशोक नाम जो है एक्चुअली मॉस्की और गुर्जरा जो शिलालेख है उसमें मिलता है। ठीक है गाइस, लेट्स क्रैक बीपीएससी विद द इंडियाज लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। इसके आप ऐप को एंड्रॉइड या आईफोन यूजर कुछ भी हो कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे स्कॉलरशिप लेके आ रहा है अनअकैडमी, जिसमें 15 लकी विनर्स को 50% तक का लकी डिस्काउंट मिल सकता है। फटाफट से ग्रैब कर लीजिए। आपको देखिए यहाँ से सर्टिफिकेट बीपीएससी के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे टेस्ट सीरीज लेके आया जा रहा है। एसेंट मॉडर्न किसी भी सब्जेक्ट का हो, सबके ऊपर फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेके आया जा रहा है। आपको बस RKG10 ये रेफरल कोड यूज करना है और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी सब्सक्रिप्शन के ऊपर। यहाँ पे देखिए अनअकैडमी जो है फ्री टेस्ट सीरीज लेके आ रहा है। 110 टारगेट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, 110 का टारगेट किया जा रहा है अनअकैडमी के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए फरवरी के महीने में अलग अलग टेस्ट लेके आया जा रहा है। 3, 4, 10, 17, 11, 18, 24, 25। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस डेट को कौन सा टेस्ट होने वाला है। जिनका बिहार SIPT निकल चुका है, मेंस के लिए देखिए फ्री में आप तैयारी कर सकते हैं। फरवरी के महीने में एक टेस्ट हो चुका है जनरल हिंदी का, 12 को 3 टेस्ट होने हैं। आप यहाँ सब्जेक्ट देख सकते हो, फ्री में आप इसकी तैयारी कर सकते हो। देखिए T20 डेली करंट अफेयर्स का सीरीज यहाँ पे लेके आया जा रहा है, जिसमें 1 से 3 जो रैंक होंगे, फर्स्ट 3 रैंक वालों को 25% तक का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। यहाँ बिहार स्पेशल की भी तैयारी कराई जा रही है, जो टॉप एजुकेटर्स द्वारा यहाँ पे कराया जाएगा। आप यहाँ पे टेस्ट टाइमिंग्स वगैरह सब कुछ देख सकते हैं और टॉप 3 एजुकेटर्स को यहाँ अमेजॉन वाउचर्स मिल सकते हैं। सेम इसी तरह देखिए बिहार के टॉप एजुकेटर जो है यहाँ पे लेके आ रहे हैं आपको स्पेशली बिहार स्पेशल का भी यहाँ पे टेस्ट टाइमिंग भी रहेगा। देखिए 4 बजे 4:30 बजे एनालिसिस कराया जाएगा और टॉप 3 जो यहाँ पे रैंक होल्डर्स रहेंगे उनको अमेजॉन वाउचर्स मिल सकते हैं। प्लस फीसर्च भी आपको मिल सकता है अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेस करते हैं। आपको जस्ट RKG10 ये वाला रेफरल कोड यूज करना होगा और आपको 10% का जो है फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। बैच कोर्सेज में अनअकैडमी लेके आ रहा है RKG10 ये रेफरल कोड आप यूज कीजिए, आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे 68वीं BPSC जो भी टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ड्रीम बैच है। PT और मेंस दोनों की तैयारी स्टार्ट करा दी गई, फाउंडेशन कोर्स है। देखिए अनअकैडमी BPSC प्रीलिम्स, BPSC मेंस, बिहार SI CDPO सबकी तैयारी करवा रहा है जस्ट 1 सब्सक्रिप्शन के द्वारा। आप यहाँ पे अनअकैडमी का देखिए RKG10 रेफरल कोड यूज कीजिए, आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी कोर्स के ऊपर। चाहे आप BPSC की तैयारी कर रहे हो, UPPCS, UPSSC किसी की तैयारी कर रहे हो, आप यहाँ प्राइस कैप देख सकते हो, इसके ऊपर आपको फ्लैट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। बस RKG10 ये रेफरल कोड आप यूज कीजिए, आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, कर्नाटक तथा गुर्जरा मध्य प्रदेश में। ठीक है, मॉस्की जो है कर्नाटक में पड़ जाता है और गुर्जरा मध्य प्रदेश में मिलता है। यहीं से इसका नाम मिलता है एक्चुअली अशोक। 7, कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक कौन था? देखिए, कलिंग के चेदी वंश के संस्थापक की बात कर ले तो महामेघवाहन था। ठीक है, सी करेक्ट होगा। नंबर 8, ब्रिटिश सरकार का यह दावा कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार के साथ है, इन दावों को खोखला साबित करना किसका मुख्य उद्देश्य है? देखिए, जो मेन एम जो है, मुख्य उद्देश्य की बात कर ले, ये था व्यक्तिगत सत्याग्रह का। ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो स्टार्ट किया था, जिसका जो मेन एम था ब्रिटिश सरकार का यह दावा कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार के साथ है, ये जो है एक तरीके से ये साबित करना चाहते गांधी जी कि ये मतलब भारतीय जनता उनके साथ नहीं है, ये ब्रिटिश सरकार अपने मन से ये सब बातें बोल रही है, ये सब खोखली बातें हैं। नंबर 9, सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग करने वाला रहमत अली किस विश्वविद्यालय का ये छात्र था? देखिए, रहमत अली जो है ना, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये छात्र रहा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। नंबर 10, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की अगर हम बात कर ले गाइस,
ये हुआ था 3 जनवरी 1932 में। ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस आंदोलन को 7 अप्रैल 1934 को ख़त्म भी कर दिया गया था। 11 बंदी जीवन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, बंदी जीवन नामक जो पुस्तक है ये लिखा है सचिंद्र नाथ सन्याल ने, ठीक है। सी हमारा करेक्ट होगा। नंबर 12 स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में शिवाजी उत्सव का आयोजन किसने किया था? देखिए, शिवाजी उत्सव का आयोजन जो है बीडी तिलक ने करा था, बाल गंगाधर तिलक ने, बीजी तिलक ने करा था। ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवादी विचार का प्रचार और भावना बढ़ने के लिए 1893 में गणपति जो है उत्सव भी स्टार्ट करा था और 1895 में शिवाजी उत्सव इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। दोनों उत्सव इन्होंने स्टार्ट किया। जो आज गणपति उत्सव हो रहा है इन्हीं के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था। 13 नंबर असहयोग आंदोलन की शुरुआत के समय में भारत का वायसराय कौन था? देखिए, असहयोग आंदोलन की स्टार्टिंग टाइम में भारत का वायसराय चैम्सफोर्ड था। एक करेक्ट हो जाएगा। नंबर 14 भारत के विभाजन पर किसने कहा था भारत का विभाजन मेरे सब पर होगा? देखिए, ये स्टेटमेंट था महात्मा गांधी जी का, तो डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नंबर 15 गांधी जी को किसने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था? देखिए, गांधी जी को अगर मैं बात करूँ वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? देखिए, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स जो है ये कहा था लॉर्ड माउंटबेटन ने। सी हमारा यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। 16 नेटिव ओपिनियन पत्र के संपादक कौन थे? नेटिव ओपिनियन पत्र के संपादक जो है देखिए BN मांडलिक थे। ए हमारा यहाँ सही होगा। नंबर 17 कहाँ 20 जून 1920 को हिंदू मुस्लिम की संयुक्त बैठक हुई जिसमें असहयोग अपनाने का फैसला लिया गया? ये फैसला लिया गया था देखिए इलाहाबाद में। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। इलाहाबाद में 20 जून 1920 को, ठीक है, 20 जून 1920 को हिंदू मुस्लिम की संयुक्त बैठक हुई जिसमें असहयोग आंदोलन जो है अपनाने का फैसला लिया गया था। 18 देखते हैं इनमें से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन देखिए BR अम्बेडकर जी ने भाग लिया हुआ था। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1930 में पहला हुआ था, 31 में दूसरा और 32 में तीसरा हुआ था। 19 किस व्यक्ति ने 30 मई 1919 को अपना नाइटहुड का जो अलंकरण है भारत सरकार को लौटा दिया था? तो अपने नाइटहुड का अलंकरण जो है भारत सरकार को लौटा दिया था देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। सी सही हो जाता है यहाँ पे हमारा। 20 अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में कौन थे? देखिए, इसके मुखिया की बात कर ले गाइस, तो ये थे MN रॉय, ठीक है। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी संस्थापक जो है ताशकंद में हुआ था और इसके मुखिया थे MN रॉय, राइट। 21 देखते हैं किस अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 14 वर्ष और 18 वर्ष कर दिया गया? तो ये किया गया था देखिए शारदा एक्ट के द्वारा। सी करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था ये? 1929 में हुआ था, ठीक है। 22 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? देखिए, इनमें सही कालानुक्रम की बात करें तो ये है शंकराचार्य, रामानुज और चैत्य। पहले शंकराचार्य आए, फिर रामानुज, फिर चैत्य आए, ठीक है। शंकराचार्य 788 ईस्वी में, रामानुज 1018 ईस्वी में और चैत्य 1486 ईस्वी में, ठीक है। 23 अकबर ने इबादत खाना की स्थापना करवाया था? देखिए, अकबर ने इबादत खाना का जो स्थापना करवाया ये 1575 में करवाया था। ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 24 किसके उपरांत अकबर ने सुल्तान आदिल उपाधि धारण की थी? तो सुल्तान आदिल उपाधि जो है अकबर कब धारण किया था? देखिए, महजर जारी करने के बाद इसने किया था, तो बी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। कब किया था? तो 1579 में ये काम ये किया था, ठीक है। 25 दिल्ली का वो प्रथम सुल्तान जिसने हक सर्व या सिंचाई कर जो है बोला जाता है ये लगाया था? किसने ये किया था? किसने सिंचाई कर लगाया था? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। करेक्ट हो जाएगा देखिए फिरोज़ तुगलक हमारा यहाँ हो जाएगा। ए हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। फिरोज़ तुगलक जो है यही जो इस्लाम के हिसाब से अपने मतलब उलेमाओं से और मौलवियों से ये मतलब डिस्कस प्रॉपर किया था इसके ऊपर, और फिर जो इस्लाम में जिस हिसाब से लिखा गया उस हिसाब से जो है ये फिर सिंचाई कर या हक के सर बोल दीजिए पानी के ऊपर कर ये लगाया था। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने गाइज देखिए 1398 में 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। तुगलक वंश का ये अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह के समय में तैमूर लंग जो है ये आक्रमण किया था, ठीक है। नंबर 27 देखते हैं। चलिए, यहाँ से हमारा जनरल साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। अम्ल का pH मान कितना होता है? अम्ल के pH मान की अगर हम बात कर ले देखिए ये 7 से कम होता है, ठीक है।
ध्यान रखिएगा हमेशा। 7 से कम वाला जो भी हो जाएगा अम्ल यानी कि एसिडिक हो जाएगा, और 7 से ऊपर वाला क्षारीय होता है, और 7 जो होता है ये उदासीन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वाटर का वैल्यू क्या होता है? 7 होता है, तो 7 उदासीन है, ना ये क्षारीय है ना अम्लीय है। चलिए 28, निम्न में से कौन सा अम्ल का गुण नहीं है? इनमें से जो अम्ल का गुण की अगर हम बात कर लें जो नहीं है, ठीक है, देखिए इसका स्वाद खट्टा होता है, एकदम सही बात है, होता है। या नीला लिटमस पत्र को लाल करता है, एकदम सही बात है। इसका जलीप घोल विद्युत का सुचालक होता है, करेक्ट है। यह क्षार के साथ मिलकर लवण तथा जल निर्माण करता है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि अम्ल का गुण नहीं है, जितना भी यहाँ दिया हुआ है सारा का सारा अम्ल का गुण है, इसलिए हमारा ई वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। 29, गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना की बात करें गाइस, ये देखिए ये शीशे का अयस्क है, बी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 30, निम्न में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? कार्बन की मात्रा देखिए एंथ्रासाइट में सबसे अधिक होती है, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 31, डायनामाइट जैसे विस्फोटक बनाने में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? डायनामाइट जैसा विस्फोटक बनाने के लिए देखिए गाइस नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 32, ट्रैकोमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ट्रैकोमा रोग जो है देखिए ये आँखों को, शरीर के अंग में जो आँखें हैं हमारी उसको ये प्रभावित करता है। नेक्स्ट 33, किस रक्त समूह को सर्व प्राप्त करता है यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर देखिए एबीओ कहा जाता है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ओ जो रक्त समूह होता है, ब्लड ग्रुप होता है, उसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। 34, इलेक्ट्रोएन्सेफ्लैग्राम यानी कि ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए यूज होता है? इसका इस्तेमाल होता है देखिए माइंड मैपिंग के लिए, मतलब जो दिमागी बीमारी का पता लगाने के लिए ईईजी का इस्तेमाल होता है। 35, शरीर का तापक्रम नियंत्रित कौन करता है? देखिए ये नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस, बी करेक्ट हो जाएगा। 36, सही कथन को चुनना है। ठीक है, यहाँ पे सही कथन हमारा क्या है, इसको चुनना है। पहला है लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है, गड़बड़ है, ज़्यादा होता है ये। बी दूसरा है लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, ओके। तीसरा है बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है, और चौथा है बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा होता है। करेक्ट जो हमारा हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। ठीक। 37, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? इसका मान हो जाएगा देखिए 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना, ए करेक्ट हो जाएगा। 38, विद्युत शक्ति को इकाई है, विद्युत शक्ति को इकाई है, कौन सा इकाई है? देखिए विद्युत शक्ति का जो इकाई होता है वो होता है वाट, डी करेक्ट हो जाएगा। 39, विद्युत मोटर में, देखिए विद्युत मोटर में जो है ना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर दिया जाता है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। 40, मानव शरीर में क्या होता है? देखिए हमारे ह्यूमन बॉडी में जो है ना अप्रॉक्सीमेटली 70% वाटर से हमारा ह्यूमन बॉडी बना हुआ है, ए करेक्ट हो जाएगा। 41, किस हार्मोन की सुई लगाकर गाय और भैंस के थनों में दूध उतारा जाता है? देखिए गाय और भैंस के थनों में ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, तो उनके थनों में दूध आ जाता है, ये एक हार्मोन इंजेक्शन है। 42, लाल रक्त कण से संबंधित कौन सा कथन या तथ्य गलत है? ठीक है, देखिए इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, सही बात है। इनका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, करेक्ट है। इसे इरेथ्रोसाइट भी कहा जाता है, सही है। इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन परिवहन है, एब्सोल्यूट करेक्ट, सारा का सारा करेक्ट है, इसलिए हमारा ई हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर ई हो जाएगा। 43, लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? देखिए गाइस इसका जीवन काल जो है 120 डेज का होता है, ठीक है, तो ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 44, श्वेत रक्त कण के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? देखिए श्वेत रक्त कण के बारे में इनमें से जो गलत कथन की अगर हम बात कर लें, वो इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ये स्टेटमेंट गलत है। ओस्मियम ज्ञात जो है, अगर सॉरी ओस्मियम मैंने बोला, इनमें केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, यहाँ नहीं आया है तो ये हटा दीजिए, इनमें केंद्रक पाया जाता है। 45, गुरुजल क्या होता है? देखिए हैवी हाइड्रोजन प्लस हैवी ऑक्सीजन, या फिर और ऑप्शन देखते हैं, हैवी ऑक्सीजन सॉरी ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस नवजात ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसमें हमारा, ठीक है ना, बी वाला हो जाएगा, ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन। ठीक। 46, किसने भारी पानी की खोज की बेसिकली? तो ये खोज किया था एच सी उरे ने, ये हमारा
करेक्ट हो जाएगा गाइस, ध्यान रखिएगा। 1934 में ये खोज करी गई थी HC उरे के द्वारा। ये कहाँ के थे? तो ये अमेरिका के ये भौतिक शास्त्री थे। 47 सबसे भारी वस्तु इनमें से कौन है? इनमें से सबसे भारी वस्तु की बात करें तो ओस्मियम हो जाएगा, ए करेक्ट होगा। 48 सबसे हल्का धातु कौन सा है भाई? इनमें सबसे हल्का धातु देखिए लिथियम हमारा हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा ज्योग्राफी यानी भूगोल का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो ध्यान दीजिएगा। 49 निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल एक राज्य तक सीमित है? तो इसका विस्तार केवल एक राज्य तक जो सीमित है वो है देखिए अजंता पर्वत श्रेणी का, बी हमारा सही हो जाएगा। 50 निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन पर्वत है? इनमें से सबसे प्राचीन पर्वत की जो बात करें वो है देखिए अरावली रेंजेस हमारी, ए हमारा एकदम ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 51 देखते हैं। सह्याद्री पर्वत स्थित है कहाँ पे? देखिए सह्याद्री पर्वत की अगर हम बात कर ले, ये जो है ना महाराष्ट्र में इसका एस्टेब्लिशमेंट है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये महाराष्ट्र में भी है। ठीक है, 52 कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वो कौन सा पर्वत श्रेणी है? तो उस पर्वत श्रेणी की बात करें तो वह देखिए धौलाधर तथा पीरपंजाल, सी हमारा करेक्ट होगा। 53 पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? देखिए पूर्वी और पश्चिमी घाट की बात कर लें तो ये देखिए नीलगिरी पहाड़ी पे ये मिलते हैं, तो हमारा डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। 54 भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? देखिए भारत का पूर्वी समुद्री तट जो है देखिए ये कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है, तो डी हमारा यहाँ सही होगा। 55 अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टता की बात करें, ठीक है ना, वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। ठीक है, यही सबसे प्रमुख विशिष्टता है इसकी, तो बी वाला हमारा सही हो जाएगा। 56 भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? देखिए इंडिया और चाइना के बीच जो सीमा रेखा है उसको हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 57 वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? देखिए न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य की हम बात कर लें, ये हो जाएगा हमारा देखिए अरुणाचल प्रदेश, ए करेक्ट हो जाएगा। 58 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? देखिए इसमें ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत की बात कर ले, ये हो जाएगा 68.8%, तो बी हमारा सही हो जाता है, राइट। 59 देखिए भारत में वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार किस धर्म के लोगों में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है? सबसे ज़्यादा सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की अगर हम बात करें देखिए वो हो जाएगा ईसाइयों में। ठीक है ना, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2011 के जनगणना अनुसार सभी धर्मों का जो शिशु लिंगानुपात है वो मैं आपको बताऊं तो देखिए हिंदू में जो 913 बच्चे हैं, मुस्लिम 943, ईसाई 958, सिख 828, बौद्ध 933, जैन 889, अन्य जो अगर बात करें 974। तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात ईसाई धर्मावलंबियों का है और सबसे कम सिख धर्मावलंबियों का हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 974 जो है ये अन्य में आ जाता है, यानी कि ईसाई इसमें आ जाएंगे तो सबसे ज़्यादा इन्हीं का हो जाएगा। 60 अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक से नर्मदा नदी जो है ये निकलती है, सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हमारा पॉलिटी क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो ध्यान दीजिएगा। अर्थव्यवस्था है ना, यस नहीं सॉरी इकोनॉमिक्स, मैंने पॉलिटी बोल दिया, ध्यान रखिएगा। 61 आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार देश का प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय चालू कीमतों पर 2020-21 में कितना था? देखिए चालू कीमतों पे 1,26,968 रुपये के आसपास था, बी करेक्ट हो जाएगा। 62 वर्ष 2020-21 के अंतिम अनुमानों के मुताबिक प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय रहना अनुमानित है। देखिए प्रति व्यक्ति आय रहना जो अनुमानित की बात कर लें ये हो जाएगा 1,28,859, डी हमारा यहाँ पे सही होगा। 63 अप्रैल 2020 की तुलना में अप्रैल 2021 में आयातों में कितनी गिरावट वृद्धि दर्ज की जाएगी? देखिए वृद्धि दर्ज की जाएगी प्लस 160.05%। ठीक है, तो बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 64 देखते हैं। देखिए भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वनावरण है? तो इसमें वनावरण प्रतिशत की बात हो रही है गाइस। ये देखिए 21.67%, 21.67% जो है टोटल भौगोलिक क्षेत्र का हमारे देश में वनावरण है। ठीक है,
65 भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी ISFR 2019 के अनुसार देश में वन और वृक्षावरण देश के भौगोलिक क्षेत्र कितना प्रतिशत है? इसके प्रतिशत की बात करें देखिए गाइस 24.56% हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ब्याज भुगतान विषय जो है अगर हम बात कर ले, ठीक है, ब्याज भुगतान विषय है किसका? देखिए ब्याज भुगतान जो है ना ये विषय है पूंजीगत व्यय का, ठीक है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 67 विदेशी मुद्रा जिससे त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? सॉरी, इसको हम लोग हॉट मनी कहते हैं, गर्म मुद्रा कहते हैं, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 68 ग्रीन बॉन्ड मार्केट में भारत का विश्व में स्थान क्या है? तो ग्रीन बॉन्ड मार्केट में जो है भारत का जो है विश्व में स्थान की बात कर ले वो है दूसरा, बी करेक्ट होगा। 69 भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष अब क्या है? तो थोक मूल्य सूचकांक का जो भारत में आधार वर्ष की बात कर ले गाइस ये है देखिए 2011 से 12, सी सही हो जाएगा। 70 नंबर भारत में राष्ट्रीय आय समंककों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? देखिए इसका आय की बात कर ले तो ये देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का हो जाएगा, तो सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना, NSO, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये भारत में राष्ट्रीय आय का जो है आकलन NSO करती है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। 71 देश के बजट 2021-22 में निम्न में से किस टीके को सारे देश में लगवाए जाने की घोषणा की गई? ये जो टीका है ये देखिए न्यूमोकोकल वैक्सीन, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। न्यूमोकोकल वैक्सीन एक स्पेशल टाइप का वैक्सीन है जो फेफड़ों के संक्रमण यानी निमोनिया को रोकने के लिए जो है काफ़ी कारगर है, जो कि न्यूमोकोकस नामक जीवाणु के द्वारा बनाया जाता है। इसको अनाउंस किया वित्त मंत्री के अनुसार, इन्होंने बोला कि इस वैक्सीन से हर साल 50,000 बच्चों की जान बच सकेगी। 72 थालीनोमिक्स की अवधारणा निम्नलिखित में से किसमें सबसे पहले प्रयुक्त की गई? सबसे पहले प्रयुक्त की गई देखिए आर्थिक समीक्षा 2020-21 में, तो हमारा बी वाला सही हो जाएगा। यहाँ से मैथ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, मैं आंसर बताऊंगा, ठीक है, और सॉल्व जरूर करिएगा खुद से। 73 का अगर हम देखें करेक्ट आंसर देखिए गाइज बी हो जाएगा 10/19, ठीक है। 74 30 मीटर सेकंड की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है, इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? इस रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी देखिए 300 मीटर, ठीक है। यदि किसी बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई में से प्रत्येक को 10% बढ़ा दिया जाए तब उसके आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए उसके आयतन में वृद्धि की बात कर ले गाइज तो वो हो जाएगा हमारा देखिए 33.1%, ठीक। 76 का आंसर हम देख लेते हैं, करेक्ट डी वाला हो जाएगा 115, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 77 नंबर। देखिए कुछ बढ़इयों ने काम 9 दिन में कर देने का वचन दिया, परंतु उनमें से 5 अनुपस्थित थे और शेष आदमियों ने काम 12 दिन में पूरा किया। बढ़इयों का मूल संख्या क्या थी ये बताना है। इनकी मूल संख्या देखिए 20 हो जाएगी, बी करेक्ट हो जाएगा। 78 देखते हैं, यदि x = 2/3 हो तब 9x⁻² - 3x - 11 बराबर कितना हो जाएगा? देखिए इसका मान हो जाएगा -5, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 79 का हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए, ठीक। 80 ए व बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं, बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी इस कार्य को 4 दिन करने के बाद छोड़ देता है, शेष कार्य पूरा करने में ए को कितना दिन समय लगेगा? देखिए ए का जो टाइम टेकन है अगर हम बात कर लें तो ये हो जाएगा 16 दिन, सी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। 81 ए तथा बी क्रमशः 12,000 16,000 लगाकर व्यापार स्टार्ट करते हैं। ए 8 महीना किया तथा 8 माह बाद सी 15,000 रुपये लगाकर उसमें शामिल हो गया। 2 वर्ष बाद 45,600 रुपये के लाभ में से सी का कितना भाग होगा? सी के भाग की बात कर ले तो वो हो जाएगा देखिए 12,000 रुपये, तो सी हमारा करेक्ट होगा। 82 देखते हैं, 82 का हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए ये हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए यहाँ से बिहार स्पेशल क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। 83 वर्ष 2019-20 में बिहार का कुल व्यय कितना था? कुल व्यय बिहार का देखिए 1,43,613 करोड़ था, बी करेक्ट हो जाएगा। 84 बिहार में राजस्व घाटा राजस्व अधिशेष में परिणत हो गई है, वर्ष 2019-20 में राजस्व अधिशेष कितना रहा? राजस्व अधिशेष देखिए 699 करोड़ रुपए रहा था, 2019-20 की बात हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 85 बिहार में
वर्ष 2019-20 में विकास मूलक व्यय का हिस्सा समग्र व्यय में कितना था? विकास मूलक व्यय का हिस्सा समग्र व्यय में की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा देखिए 65.4%, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 86, बिहार बजट 2021-22 में सबसे अधिक खर्च किस क्षेत्र में होंगे? देखिए सबसे अधिक खर्च की बात हो रही है, ये हो जाएगा देखिए शिक्षा के अंदर में, तो बी हमारा क्या होगा? एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। 87, देश की पहली एकीकृत सौर ऊर्जा व जल विद्युत परियोजना डगमरा परियोजना किस राज्य में है? देखिए इसकी अगर हम बात कर ले, ये है उड़ीसा के अंदर में, एक्सट्रीमली सॉरी, बिहार के अंदर में। डगमरा परियोजना जो है ये सुपौल जिला में है, बिहार में, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 88, मेरा जीवन संघर्ष बिहार से संबंधित किस स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा है जिसमें अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाना है? देखिए आत्मकथा की अगर हम बात कर लें तो ये आत्मकथा है देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की, ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। बुक का नाम फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग, मेरा जीवन संघर्ष, स्वामी सहजानंद सरस्वती का, ठीक है। 89, बिहार पंचायती राज चुनाव की अधिसूचना कब जारी की गई? देखिए इसकी अधिसूचना जो है 24 अगस्त 2021 को जारी की गई थी, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा ये 11 चरणों में ये चुनाव संपन्न करवाया गया है, ठीक है। 90, बिहार के निवासी किस अभिनेता को ऑस्ट्रेलिया में डाइवर्सिटी विविधता अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया देखिए पंकज त्रिपाठी को, बी हमारा करेक्ट होगा, ठीक। 91, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में स्थित गुवारीडीह टीला की ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा किया गया है? ये घोषणा किया गया भागलपुर के लिए, ए करेक्ट होगा। 92, बिहार के किस जिले में राज्य का पहला टेस्ट ट्यूब माध्यम से गाय के बच्चे का जन्म हुआ है? ये जन्म हुआ है देखिए बेगूसराय के अंदर में, ठीक है, आईवीएफ टेक्नोलॉजी से, सी करेक्ट हो जाएगा। 93, वर्ष 2019 में बिहार में वच्छादन और वनाच्छादन राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ये टोटल है देखिए 9.9%, ठीक है। वच्छादन 2.1% और वनाच्छादन 7.8%, टोटल मिलाकर हो जाता है 9.9%। 94, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2019 में कुल वन की वृद्धि कितनी हुई है? कुल वन की वृद्धि जो है देखिए 0.77% हो जाएगी, तो बी हमारा सही होगा। 95, सन 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? देखिए बिहार का भारत के राज्यों में जो स्थान है वो है प्रथम, ठीक है ना, जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि में पहला हो जाएगा। 96, बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है? यह है देखिए दरभंगा के अंदर में, डी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 97 देखते हैं, गार्गी संहिता के अनुसार पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण हुआ, यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? देखिए ये जो आक्रमण हुआ था ये पुष्यमित्र शुंग के टाइम में हुआ था, तो डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। 98 देखते हैं, जहानाबाद में स्थित नागार्जुनी की पहाड़ियों में गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था देखिए दशरथ ने, ठीक है, बी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। दशरथ कौन था? तो अशोक का पुत्र था ये, ठीक। 99, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? तो प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था वो था देखिए फर्रुखशियर, सी यहाँ पे क्या होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 100, पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? देखिए पटना में नमक सत्याग्रह की बात कर लें गाइस, तो ये हुआ था 16 अप्रैल 1930 को स्टार्ट, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 101, बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? देखिए बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना की बात कर लें, ये 6 नवंबर 1932 को हुई थी, बी करेक्ट हो जाएगा। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई थी? देखिए गाइस पटना स्वदेशी लीग की हम बात कर लें, इसकी स्थापना हुई थी 1930 में, ठीक है ना, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मई 1930 में हुई थी। 103, महेश नारायण प्रथम संपादक थे किसके? देखिए प्रथम संपादक थे बिहार टाइम्स के, ए सही होगा। 104, बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? गाइस बिहार हेराल्ड के संपादक की बात कर ले वो थे गुरु प्रसाद सेन, बी हमारा सही हो जाता है। 105, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए इसकी अध्यक्षता की थी
RN मधोलकर ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 105 का हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। श्री मरजुल हक इस आंदोलन के स्वागत कारिणी समिति के अध्यक्ष थे और सच्चिदानंद सिन्हा सचिव थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, तो हमारा सी वाला करेक्ट होगा। 106 बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी देखिए 1906 में, तो डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। इसमें इसका जो है बिहार के राष्ट्रवादी चेतना के विकास में जो है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। 107 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आज़ाद दस्ते का रेडियो और प्रचार विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? देखिए, इसका अध्यक्ष बनाया गया था राम मनोहर लोहिया को, तो डी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ से भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। 108 भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या कर सके? देखिए, वह जो है ना आपातकाल की घोषणा तो कर ही सकता है, क्षमादान भी कर सकता है, अध्यादेश भी जारी कर सकता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए नहीं। देखिए, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश जो है वो महाभियोग प्रक्रिया से हटेगा, जैसे राष्ट्रपति साहब हटते हैं। 109 संविधान के मंत्रिमंडल कैबिनेट शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह किस आर्टिकल के तहत हुआ है? वो हुआ देखिए आर्टिकल 352 के तहत। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में 74 और 75 में मंत्रिपरिषद से संबंधित बात का कहा गया है, जबकि कैबिनेट का उल्लेख 352 में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 110 भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित क्या है? तो राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, देखिए अगर हम बात कर लें तो राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद। जहाँ इसका अस्तित्व में है तो केवल 4 वाला हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 111 राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, क्यों कहते हैं ऐसा? स्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, बी करेक्ट होगा। 112 देखिए आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो ये संविधान संशोधन द्वारा देखिए 61वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिए, इसी में 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, आर्टिकल 326 में संशोधन करके ये मतदाताओं का जो आयु है इसको घटाया गया था। 113 भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ये अंगीकृत किया गया था देखिए 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अंगीकृत मतलब एक्सेप्ट किया गया। 114 राज्य के नीति सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से अलग है? तो ये देखिए निर्देश परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनीय है, इस वजह से ये मौलिक अधिकारों से अलग है। ठीक है, 115 देखते हैं भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। कैसे नहीं प्राप्त की जा सकती? देखिए भारतीय बैंकों में धन जमा करके ये नहीं किया सकते हैं। जन्म द्वारा हो सकता है, देशीकरण द्वारा हो सकता है, और किसी भूभाग को जब इंडिया में सम्मिलित कर लिया जाएगा तब भी हो सकता है। 116 मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। देखिए इसको निर्धारित किया गया है 42वां संविधान संशोधन द्वारा। आर्टिकल मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 117 राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? देखिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की बात हो रही है, इसमें कुल 12 व्यक्ति जो है मनोनीत किए जाते हैं अगर हम बात कर ले तो। ठीक है, ध्यान रखिएगा संविधान के आर्टिकल 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 बताई गई हुई है, और जिसमें 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति अकेले जो है यहाँ पे नामित करते हैं। 118 वर्तमान में राष्ट्रपति की सैलरी कितनी है? करेंट टाइम में राष्ट्रपति की सैलरी की अगर हम बात कर ले गाइस, तो करेंट टाइम में राष्ट्रपति की सैलरी जो है वो 5 लाख हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को सरकार द्वारा देश में सबसे अधिक सैलरी दी जाती है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख रुपए प्रति माह है, और इसके अलावा फिर अन्य भत्ते वगैरह भी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। चलिए 119 क्योडो किस देश की समाचार एजेंसी है? क्योडो जो है किस देश की समाचार एजेंसी है, यहाँ पे ये बताना है। देखिए ये समाचार एजेंसी क्योडो जापान की, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 120 अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात कर ले, ये मनाया जाता है हर साल 8 सितंबर को। 121 अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनतम दिवस मनाया जाता है कब? देखिए ये मनाया जाता है हर साल 13 अक्टूबर को, तो ये हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 122 राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा की स्थापना कब हुई? देखिए राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा की स्थापना की बात कर ले गाइस, ये हुआ है 1954 में, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 123 सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? देखिए सलार जंग संग्रहालय जो है ये हैदराबाद में स्थित है, तो डी हमारा यहाँ सही हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से करंट अफेयर से क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो जाते हैं।
124 5 अगस्त 2021 को किस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में 57 केजी फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक जीता? तो ये रजत पदक जीता था रवि कुमार दहिया ने। बी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। 125 किस देश की पर्वतारोही सहरोज कासिफ दुनिया के दूसरे सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं? तो सहरोज कासिफ जो है देखिए ये पाकिस्तान का बच्चा है। ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका अगर क्या है सहरोज कासिफ की अगर हम बात करें तो इनका एज सिर्फ 17 ईयर्स है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 126 भारतीय हॉकी टीम ने 41 वर्ष बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में इनमें से कौन सा पदक जीता? तो इसमें जो है देखिए टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी को हरा के भारत ने कांस्य पदक जीता। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 127 किस देश ने विश्व प्रसिद्ध एंटी शिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट भारत को देने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया है देखिए अमेरिका ने। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 128 किस भारतीय महिला शटलर ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया? तो ये कांस्य पदक जीता है पीवी सिंधु ने, और इनका व्यक्तिगत जो है दूसरा यहाँ पे पदक था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 129 इनमें से किस देश को अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है देखिए भारत को। ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत 1 अगस्त 2021 को जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालेगा और इस महीने में अगस्त के महीने में ही ये इसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, वैसे ध्यान रखिएगा अगर हम बात कर लें, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, तो इसकी स्थापना आतंकवाद विरोधी जो है 3 प्रमुख क्षेत्र में हस्ताक्षर करने के लिए, मेजबानी करने के लिए इसका स्थापना किया गया था। 130 हाल ही में किस देश ने 3 से 7 वर्ष के लिए कोविड-19 टीके लॉन्च किए हैं? ये लॉन्च किया है यूएई ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 131 किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी निरांगोगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा? तो शहर को खाली करना जो पड़ा है ये हुआ है विस्फोट कांगो गणराज्य में। सी करेक्ट हो जाएगा। 132 हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है देखिए ऑकलैंड को। तो बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 133 निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया के सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो ये योजना बनाई है देखिए गूगल ने। तो बी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 134 ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी है? तो पहली ट्रांसजेंडर एथलीट की बात कर ले गाइस, तो ये है लॉरेन हुबर्ट। ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये न्यूजीलैंड की हैं। न्यूजीलैंड के वेट लिफ्टर जो है लॉरेन हुबर्ट, ये ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बन गई है। 135 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य को फिल्मों के लिए ज़्यादा अनुकूल राज्य का अवार्ड दिया गया है? तो ये राज्य है देखिए सिक्किम। ठीक है, डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 136 हाल ही में प्रारंभ की गई सेज परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? सेज का संबंध जो है देखिए ये है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से। तो डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 137 देखते हैं। किस भारतीय मूल की महिला ने वर्ष 2021 का यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है गाइस देखिए सुमित्रा मित्रा ने। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 138 हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? कवच व्यक्तिगत ऋण योजना देखिए एसबीआई ने स्टार्ट किया रिसेंटली, मतलब ये 2021 की बात है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा 39 हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया गया? किस संस्था द्वारा देश का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है देखिए इफ्को द्वारा। ये करेक्ट हो जाएगा। 140 हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति कनाडा के उच्चतम न्यायालय के प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति बने हैं? तो ये प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति की बात कर ले, ये बने हैं महमूद जमाल। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 141 एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो प्रथम स्थान मिला है देखिए एमपी को, यानी कि मध्य प्रदेश। बी हमारा सही हो जाएगा। 142 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? देखिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत किया है अगर हम बात कर लें तो ये यूपी ने स्टार्ट किया है। ठीक है,
ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 143 हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है देखिए प्रोफेसर अमर्त्य सेन, बी हमारा सही हो जाएगा। 144 किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया? तो ये सामने आया है देखिए चाइना के अंदर में, सी करेक्ट हो जाएगा। 145 हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा जो है देखिए, अगर ये कहाँ मिला है तो ये बोत्सवाना में मिला है, ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 46 हाल ही में भारतीय मूल के कौन व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन बने हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन जो हैं वो देखिए सत्या नाडेला बने अभी रिसेंटली, तो डी करेक्ट होगा। 147 हाल ही में किसे WHO के वैश्विक वायु प्रदूषण व स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया देखिए मुकेश शर्मा को, डी हमारा सही हो जाएगा। 148 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात कर ले तो यह है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, सी करेक्ट होगा। 149 देखते हैं जून 2021 में व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संगठन अनकैड की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो इसके नए महानिदेशक की बात करें तो ये रेबेका ग्रीनस्पेस मैम जो है ये बनी है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं सेट नंबर 13 से। पुलित्जर पुरस्कार में किस भारतीय मूल के पत्रकार को पुरस्कार मिलता है? तो ये मिलता है पुरस्कार जो है देखिए मेघा राजगोपालन को, ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार में किस भारतीय मूल के पत्रकार को पुरस्कार मिला है? यहाँ मिलता लिख दिया गया है, मिला है, ठीक है। तो मेघा राजगोपालन को ये पुरस्कार मिला है, पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है। तो हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस ये था हमारा सेट नंबर 13 जिसका कट ऑफ था 101। उम्मीद करता हूँ आपने इसको टच किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर जरूर बताइए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए एंड नए लोग जो भी हैं उन चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।